All right. I'll tell you the truth. Go. टू में देखा था कि लिजर्ड मैन काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके ऊपर नाज़रिक की तरफ से एक प्रेशर आया होता है कि इस गांव को छोड़ दिया जाए। सभी लोग इस पर डिस्कशन करते हैं और निष्कर्ष निकलता है कि वो रेड क्लैन आई वालों से मदद मांगेंगे, जहाँ पे शाशा क्रश लुलू से बात करता है। दोनों ही लोग अब सीधे ग्रीन आई वालों के पास जाने की सोच रहे होते हैं। कॉकिटस को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं। मैसेज डिलीवर हो चुका है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्राउन आई और रेड आई जो कि ग्रीन आई से मदद मांगने आए होते हैं, जहाँ पे ग्रीन आई का लीडर उनसे फाइट करने की बात कहता है। और अब आगे ज़ीब्रू फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होता है जिससे वो शाशा के साथ फाइट कर सके, और वो दूर रहने के लिए रेड आई को कहता है यानी कि क्रश लुलू को। और यहाँ पे वो दोनों ही फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, जिस पर ज़ीब्रू कहता है मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। इस बात को सुनते ही क्रश लुलू काफी ज्यादा डर जाती है और दोनों के बीच में ही काफी घमासान फाइट हो जाती है जो कि काफी ज्यादा ब्रूटली होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि खून के कुछ चींटे हवा में उड़ रहे हैं और ये खून के चींटे शाशा के होते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है, और सामने वाला बंदा जो कि ज़ीब्रू है वो एक्चुअल में एक मैजिक कास्टर है। अब दोनों ही थक जाते हैं, जहाँ पे क्रश लुलू उन दोनों को ही अपने मैजिक से ठीक करती है। अब रात हो जाती है जहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर बताया जाता है ज़ीब्रू को हमारे सभी गाँव में जो कि मेरा नंबर 2 है और हम पर अटैक किया जाएगा, तो क्या तुम हमारे साथ आकर हमारी सुरक्षा पे हमारे साथ दोगे क्या? क्योंकि अब इनके गांव पर भी अटैक होता है, इसलिए वो लोग राजी हो जाते हैं और अपने लिए सुबह वहां के लिए निकल जाते हैं जहां सबसे पहले अटैक होने वाला था, यानी कि शाशा के गांव पर। वो सबसे पहले अपने गांव पहुंचता है और अपने बड़े भाई से मिलता है, जहां पे उसका बड़ा भाई सभी लोग का स्वागत करता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आए उससे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। अब यहाँ पे सभी लोग मीटिंग के लिए बैठते हैं जिससे ये डिसाइड किया जा सके कि सबसे पहले किसकी आर्मी फाइट करेगी, क्योंकि फाइट से ही अब इसका निर्णय हो पाएगा। यहाँ पे सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि फाइट सबसे पहले हम सभी करेंगे और सभी अपना अपना सहयोग देंगे विथ मैजिक कैस्टर। यहीं शिफ्ट होता है और कॉकिटस के उस घर को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी बन रहा होता है। कॉकिटस इन सभी की प्लानिंग ऑलरेडी जान जाता है और एक मैसेज डिलीवर करवा देता है। मैसेज जो डिलीवर हुआ था वो एआयंस के लिए गया था, जिससे उन्हें पता चल सके कि अब कॉकिटस युद्ध की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे आयंस को इस बात की खबर लग जाती है। वो कहता है आयंस कि जो तुम्हें बन पड़े वो तुम करो, लेकिन हमें वो जगह खाली चाहिए। इस बात को सुनते ही वो कहता है तुम अपने हिसाब से हैंडल करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह युद्ध का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लिजर्ड्समैन उस काले बादल को फिर से देखते हैं जिसके अंदर से सभी के सभी मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं, यानी कि अनडेड क्रीचर्स। वो सभी बाहर आते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग देखते हैं कि देखते देखते पूरे जगह पे जंग छिड़ जाती है। पहले तो हमें ऐसा लगता है कि अनडेड आर्मी लिजर्ड मैन्स के ऊपर भारी पड़ रही है, लेकिन कुछ ही समय में उन सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और अनडेड मैन लोग को हरा दिया। यहाँ पे सभी के सभी मैजिक कैस्टर्स मिलकर एक मैजिक भी परफॉर्म करते हैं। कॉकिटस इन सभी लड़ाइयों को देख रहा होता है, जिसके बाद वो फ़ोन कर देता है हमारे डैमेक को जो कि कुछ ही दूर पर होता है और अपने एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा मशरूफ़ होता है, जिस पर वो बताता है कि तुम फाइट करना रेडी रखो और अपने से इस लड़ाई को जीतो, क्योंकि एक्चुअल में आयंस का कहना ये था कि तुम अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए पता करो कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस। जिसके बाद कॉकिटस समझ जाता है और खुद से ही हैंडल करता है और एक और मैसेज डिलीवर करवा देता है नाज़रिक को। यहाँ पे में दिखाया जाता है सभी लिजर्ड्समैन को, जिनकी नज़र सब एक बड़े से मैजिक कैस्टर पर जाती है जो कि आयंस की तरफ से होता है। एक्चुअल में ये मैसेज उसी के लिए गया होता है जिससे एक मैजिक कास्टर आ सके। कास्टर कुछ ही समय के अंदर सभी के सभी लिजर्ड्समैन को भून देता है। यहाँ पे दिखाया जाता है इन सभी मेंबर्स के लीडर को, यानी कि सभी क्लैन के लीडर को, जो कि डिसाइड करते हैं
कि वो अपनी सवारी यानी कि इस बड़े से क्रीचर पर बैठकर उस जगह पर जाएंगे और फाइट करेंगे। यहाँ पर ये देखता है कि ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी बड़ा क्रीचर आ रहा है, जिसकी वजह से वो उस क्रीचर पर काफ़ी सारे हमले करता है। यहाँ पे क्रीचर्स तो घायल होने वाला होता है, जिस पर वो मैजिक कैस्टर हंसते हुए कहता है अब तुम नहीं बचोगे, क्योंकि अब फाइनल अटैक के बाद तुम मारे जाओगे। और एक अटैक और कर देता है, जो कि आग का गोला उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ पे शासा अपने स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे आइस क्रिएट कर देता है और वो आग का गोला वहीं रुक जाता है। मैजिक कैस्टर ये देखकर काफी ज़्यादा शॉक में होता है, जिसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर का यूज करता है, जिसे हमारा ज़ीब्रू रोक लेता है, जिस चीज को देखते हुए काफी ज़्यादा शॉक में होता है। अब इन लोग के बीच में एक फाइट होना चालू हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैस्टर्स ने कुछ अलग तरह के क्रीचर्स बुलाए होते हैं, जो कि अनडेडी होते हैं, लेकिन इनकी स्किल्स काफी ज्यादा लाजवाब होती है। जहाँ पे ज़ीब्रू उनसे फाइट करता है और शासा मेन मैजिक कास्टर से। मैजिक कास्टर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो वाइट लिजर्ड यानी कि क्रश लुलू को बेहोश कर देता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो फाइनली आशा के ऊपर भी अटैक करता है और उस पर हावी होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे क्रश लुलू आखिरी बार उसे अपने मैजिक से हील कर देती है, जिसकी पावर को यूज़ करते हुए काफ़ी बड़ा बवंडर लाता है अपने आइस मैजिक से। यहाँ पे वो पूरे बर्फ को जमा देता है, यानी कि पूरे के पूरे पानी को, जिससे वो बंदा यानी कि मैजिक कास्टर भी जम जाए, लेकिन मैजिक कास्टर उस बर्फ में नहीं जमता। जिसके बाद यहाँ पर हमारा शासा आता है और उसकी आंख में अपना स्वॉर्ड घुसा देता है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में आता है। शासा का वो गला पकड़ के दबाने लगता है, जहाँ पे उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी गला दबाने पर भी वो कैसे हिल पा रहा है। एक्चुअल में वो उन सभी लोगों को याद करता है जो इस लड़ाई में अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, और इसको देखते हुए वो अपने स्वॉर्ड को और अंदर घुसा देता है उसकी आंख में, और फाइनली वो बंदा मारा जाता है, यानी कि मैजिक कास्टर। यहाँ पे शासा भी इस फाइट के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी लिजर्ड्स मैन इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो इस मैच को जीत गए, यानी कि इस वॉर को। कॉकिटस हारा हुआ देखकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म होता है। एपिसोड 4 जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी लिजर्ड्समैन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो बातें कर रहे होते शासा की ब्रेवरी पर, जिसने काफ़ी अच्छी तरह से फाइट किया और उस मैजिक कास्टर को एक ही झटके में हरा दिया। यहाँ पे शासा अब जब होश में आता है तो क्रश लुलू उसके ऊपर ही सो गई थी उसे ठीक करने के चक्कर में, कि तभी वहाँ पे ज़ीब्रू आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी जल्दी अलग हो जाते हैं। सीन में दिखाया जाता है कि आयंस ने सभी के सभी मेंबर्स को बुलाया होता है और एक एक करके उनके बारे में और वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में बात करता है। उसके पहले वो एक क्रीचर से सबको इंट्रोड्यूस कराता है, सिर्फ इसलिए कि ये क्रीचर आगे चलकर हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और फ्यूचर बताने में भी, जहाँ पे ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एज अ विक्टिम। खैर यहाँ पे मैं बता दूं कि ये इसका नाम है लॉर्ड आयंस। डायरेक्टली अब बात करना चालू करते हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले डैमेक से पूछते हैं लंबे समय से नाजरिक से बाहर थे तो किस तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो। जहाँ पे डैमेक बताता है कि वो एक ऐसा क्रीचर बना रहा है जिससे वो काफी ज्यादा युद्ध में फाइट करवा सके। जहाँ पे अब ये सोच में पड़ जाता है कि तो तुमने इसका नाम क्या रखा है, जिस पर वो बताता है शीप। यहाँ पे एन्स जो कि इस बात से परेशान होता है कि गेम के अंदर ये सभी लोग ऐसे क्रीचर्स को कैसे बना सकते हैं। बाद में वो शॉर्टरी से क्वेश्चन ही करता है और माफ कर देता है पिछली बार की फाइटिंग के लिए। फाइनली वो अब कॉकटस की तरफ देखता है और कॉकटस से पूछता है कि तुम इस फाइट को कैसे हार गए, यानी कि इस वॉर को लिजर्ड मैन के खिलाफ। जहाँ पे वो थोड़ा नाराजगी दिखाता है कॉकटस के खिलाफ। कॉकटस बोलता है कि माफ कर दीजिए मुझे लॉर्ड आयंस, लेकिन मुझे आपको एक और मौका दीजिए, मैं खुद जाकर उन्हें हराऊंगा। जिस पर हमारा एन्स बोलता है तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं खुद जाऊंगा उनसे फाइट करने के लिए। कॉकटस इस बात के लिए मना करता है, इन बातों के लिए बिल्कुल मना कर देता है और कहता है आप हम मुझे ही जाने दीजिए, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आप उन स्पीसीज को छोड़ दें। जिस पर लॉर्ड आयंस कहते हैं मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर वो तुमसे फाइट में जीत गए मैं तभी उन्हें छोड़ दूंगा, वरना उन्हें हमारी गुलामी करनी होगी। कॉकटस बताता है कि उनमें सभी वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हमारे अंडर आर्मी कुछ ही क्षणों में टूट जाती है। जहाँ पर लॉर्ड आयंस इस बात से काफ़ी गुस्सा होते हैं कि उसका बेस्ट मैजिक कास्टर भी मारा गया इस फाइट के दौरान।
वहाँ पे कॉकिटस कुछ नहीं बोलता और शांत खड़ा होता है। कॉकिटस इस बात से भी थोड़ा परेशान होता है कि लॉर्ड आयंस कहीं उसे पनिश न करें। लॉर्ड आयंस इस बात के लिए भी राजी हो जाते हैं कि मैं उनसे फाइट नहीं करूँगा लेकिन तुम उनसे फाइट करोगे, और इस बात पर वो एग्री कर जाता है और उनकी स्पीसीज को छोड़ने के लिए भी। जहाँ पे हमारा डेमिक कुछ बोलता है और कहता है, मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो उन लोगों को सौंप दें जिससे मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और भी खतरनाक क्रीचर बना सकूं। जिस पर लॉर्ड आयंस सोचते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, यूज़ कर सकते हो उनकी बॉडीज़ को लेकर। जहाँ पे वो अब कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पर अब रद्द करता हूँ इस सभा को। डेमिक जिस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ नए क्रीचर्स मिले हैं। कॉकिटस भी अब माफ़ी मांगता है कि वो अगली बार वॉर में नहीं हारेगा। वो एल्बिडो को ये कहकर चला जाता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे आराम करना है। लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें करते हैं कि लॉर्ड आयंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। डेमिक बताता है, कॉकिटस तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वो सिर्फ हमारे लिजर्ड मैन्स की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब यहाँ पे लॉर्ड आयंस को दिखाया जाता है जो कि सोच में पड़ा होता है कि वो इस गेम के अंदर से बाहर कैसे निकले, और ये सोचते सोचते वो सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिजर्ड मैन के सभी वॉरियर्स को जो कि एक प्लान बना रहे होते हैं। उनके सामने अनडेड आर्मी जो कि आर्मर पहनकर खड़ी होती है, यानी कि ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है जहाँ पे सभी लोग इस बात से थोड़ा घबराए होते हैं क्योंकि अब फाइनली लॉर्ड आयंस खुद आने वाला था इस जगह पे इन सभी को देखने के लिए। वहाँ पे लॉर्ड आयंस एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे काफ़ी बड़ा क्रीचर वहाँ पर आ जाता है, या फिर कहो मॉन्स्टर, जिससे सभी लिजर्ड्समैन देखते हैं और देखती देखती उनके पैर भी जम जाते हैं क्योंकि उसने उस मैजिक का इस्तेमाल किया था उस पूरे पानी को जमाने के लिए। और बड़ा भाई सभी लिजर्ड्स को ऊपर जाकर रहने के लिए कहता है और सभी के सभी मैजिक कैस्टर्स को उन्हें हील अप करने के लिए भी कहता है, और ठीक वैसा ही किया जाता है। यहाँ पे शैसा यानी अपने बड़े भाई के साथ जाने के लिए रेडी होने लगता है कि हमें वही क्रीचर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर से ही आ रहा होता है। अब पत्थर फेंकता है जो कि क्यूब शेप का होता है। यहाँ पे पानी पूरी तरह से उनके ऊपर से आ जाता है, तो वो पत्थर को रखा जाता है। जब वो समझ पाते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड आयंस एक पत्थर के ऊपर बैठकर ही हमारे से बात करना चाहता है, जिस पर सभी लोग देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये एक तरह का राज्यसभा टाइप का है। यहाँ पर अपने क्रीचर्स को बाहर की तरफ भेजता है जो कि आसमान से उड़ते हुए उन्हें कहता है कि तुम में से 2 बंदे बात करने के लिए लॉर्ड आयंस के पास आ जाओ। दिखता है कि उसका बड़ा भाई उसकी तरफ आ रहा है और कहता है कि चलो भाई मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब दोनों ब्रदर्स उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे लॉर्ड आयंस होते हैं, जहाँ पे वो लॉर्ड आयंस को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। इस बात को सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और डेमिक को एक छोटा सा नमूना दिखाने के लिए कहता है, जहाँ पे वो ग्रेविटी का यूज़ करते हुए उनका मुंह पानी के अंदर की तरफ फेंक देता है। यहाँ पे वो तिलमिलाने लगते हैं, जिसके बाद लॉर्ड आयंस अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि नाजरिक का राजा हूँ मैं, और मैं तुम लोगों से ये चाहता हूँ कि तुम लोग हमसे फाइट करो। जिस पर वो लोग सरेंडर का ऑप्शन चूज़ करते हैं, लेकिन इस बात से वो बेइज्जती महसूस करता है आयंस और कहता है 4 घंटे बाद कॉकिटस आएगा और तुमसे फाइट करेगा। अगर तुम उस फाइट में जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें हमारी सारी बातें माननी होंगी। जिसके बाद वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि हम उन्हें फाइट ही करना होगा, क्योंकि अगर हमने डिनाई किया तो हम मारे जाएंगे, हमारी पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। जाते जाते उन्हें गुड बाय कहती है और डेमिक कहता है अब मूव ऑन, यानी कि वो हिल सकते थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी मेंबर्स बैठकर अपनी योजना बनाते हैं, जहां पे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि क्रश लूलू को नहीं ले जाया जाएगा फाइट पे, और वो क्रश लूलू इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। सभी लोग कहते हैं हमें पता है कि तुम फाइट करना चाहती हो, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि क्रश लूलू और साशा दोनों को यही छोड़ दिया जाएगा, और दोनों एक दूसरे के पास लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं, और यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड आयंस कॉकिटस के बनाए घर पर आता है, जहाँ पे वेक्टम को वो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वेक्टम अब दूसरे काम करने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग को एक ऑर्डर दिया गया है,
और प्लानिंग। तभी डैमिंग उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। लॉर्ड आयंस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो ह्यूमन के बोन से बनाई गई कुर्सी होती है, जिस पर वो शाउट्रिक कहता है तुम्हारे सज़ा का वक्त आ चुका है, और वो उसके ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पे वो काफ़ी लंबे समय थक जाती है। एल्विडो को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो एक कमरे के अंदर जाती है और काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ करती है। शाउट्री इस बात से काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि लॉर्ड आयंस का वजन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जिसके बाद वो प्लान करते हैं उस जगह पर देखने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे वो सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें वॉर करना है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्रश लुलू और साशा का इंटीमेशन फोटो भी दिखाया जाता है। खैर, जिसको देखते हुए सभी लोग बातें करने लगते हैं और लॉर्ड आयंस कहता है तो अभी लोग शांत हो जाओ और युद्ध की तैयारी करो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिजर्ड्स मैन सभी के सभी तैयार हो चुके हैं कॉकिटस के खिलाफ फाइट करने के लिए, जहाँ पे कॉकिटस 2 पिलर को बनाता है और फाइट करना चालू करता है। यहाँ पे उसने कहा था कि पिलर के जो भी कोई उस पार जा पाएगा मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि कॉकिटस को मार के उस पिलर के उस पार निकल जाए। जो भी आता वो मारा ही जाता था। जिसके बाद उनके बीच में काफ़ी ब्रूटली फाइट होती है, जहाँ पे साशा काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और फाइट करते करते मारा जाता है। कॉकिटस को दिखाया जाता है जो कि आयंस के पास आता है और बताता है कि उसने सभी लोग को हरा दिया है और उस फीमेल के लिजर्ड को भी वो यहाँ पर लेकर आया है कर सके, और वो एक क्लैन की एक मतलब रानी है जो कि ताकतवर है। यहाँ पे लॉर्ड आयंस के सामने वो काफ़ी इज्जत से पेश आती है। लॉर्ड आयंस उसे बताते हैं मुझे पता है कि तुम मेरे प्रति कोई भी इज्जत नहीं रख रही हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। और वो बताता है कि मैं तुम्हारे सभी टीममेट्स और सभी लोगों को जिंदा कर दूंगा, बस तुम्हें इतना करना है कि अपने सभी लिजर्ड्स मैन को हमारे पास एज अ सर्वेंट भेजना होगा। जिस पर लिजर्ड कहती है यानी कि क्रश लुलू कि मैं सर कैसे भेज सकती हूँ क्योंकि हमारे क्लैन में अब कोई मैन बचा ही नहीं है। जिस पर एंस बोलता है मुझसे झूठ मत कहो, मैं तुम पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर वो राज़ी हो जाती है और देखते ही देखते सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। साथ ही साथ साशा भी जिंदा हो चुके थे, लेकिन साशा का बड़ा भाई जो कि जिंदा नहीं हुआ था, इसलिए साशा चारों तरफ देखने के बाद वो अपने बड़े भाई को भी जिंदा करने की बात कहता है और इस बात के लिए भी राजी हो जाता है कि आपने हमें जिंदा करके काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए हम आपकी हर बात मानेंगे। यहाँ पे सभी को पता होता है कि अब इनके लिए हमें एज अ सर्वेंट काम करना होगा, जिस पर वो राजी भी होता है और अपने बड़े भाई को जिंदा करने की बात कहता है। आयंस कहता है ऐसा मैं भला क्यों करूं, जिस पर वो कहता है कि हम आपको हर तरह की कोई परेशानियों से बचा के रखेंगे। जिसके बाद वो मारे को कहता है कि ठीक है तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। लू और साशा एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग से सेबास को दिखाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी के अंदर आता है और एक बुक की डिमांड करता है। यहाँ पे वो मैजिक कैस्ट की बुक आती है जो कि उसके सामने आती है, जिस पर वो पूछता है ये किस तरह की मैजिक बुक है, और वो उस बुक को खरीद लेता है कुछ समय के लिए। और वहाँ पे देखता है कि एक शैडो है जो कि उसके साथ रहता है, तो वो उसे कहता है कि ये मैसेज लेकर जाओ, मैं सिटी के अंदर से होते हुआ आऊँगा। वो सिटी के अंदर जाता है और वहाँ से निकलते वक्त एक आदमी को कुछ फेंकते हुए देख लेता है, जहाँ पे वो आदमी अपने दरवाजे को खोलकर फेंक देता है। उसके अंदर से एक लड़की होती है जो कि सेबास के पैर को पकड़ लेती है और वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो कुछ बोल ही नहीं पाती। सेबास उसकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग होता है, जहाँ पे वो बंदा जिसने उसे फेंका था वो कहता है तुम इस लड़की को यहाँ से नहीं ले जा सकते, अगर ऐसा किया तो तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग का केस लगवा दूंगा। जिसके बाद वो फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन सेबास से नहीं जीत सकता। यहाँ पास वो ये सारी बातें करता है और बताता है 8 फिंगर, इसका नाम तो सुना ही होगा तुमने, वो तुम्हें तबाह कर देगी। पूछने पर लड़की कुछ बोलती है लेकिन उसकी आवाज़ न निकल पाने की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन बस वो सेबास से मदद मांगना चाहती थी। जिसके बाद सेबास कहता है अगर तुमने इससे शादी नहीं की है तो मैं इसे ले जा रहा हूँ, और यहाँ पास से वो ऐसा कहता है और उसकी तरफ पैसे फेंक देता है, जहाँ पे वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है
कि इतनी घटिया लड़की के लिए इतने ज़्यादा पैसे कौन देगा। सीन शिफ्ट होता है सेबास जहाँ पे घर ठहरा होता है उसके घर पर। वहाँ पर उसकी नौकरानी कहती है, आप ये लो लेवल क्लास को कहाँ लेकर आ गए, इसे वापस छोड़ दीजिए। जिस पर वो कहती है कि हमें इनका ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे वो आयंस के बारे में सोचता है और आयंस सर अगर होते यहाँ पर तो वो भी शायद यही करते। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को उसका देखभाल करने की बात कहता है, जहाँ पे उसकी असिस्टेंट कहती है वो एनर्जी जो कि आपने पोषण जो कि आगे फ्यूचर में काम आएगा, वो इस लो लेवल पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे हम इसे बचा पाएँ। जहाँ पे सेबास कहता है अगर लॉर्ड आयंस होते तो वो भी शायद इस लड़की की मदद करते। लेकिन फाइनली यहाँ पे वो असिस्टेंट मान जाती है और उसे ठीक कर देती है। सेबास उसके लिए खाना लेकर जाता है। वो लड़की उस खाने को बहुत जल्द खा लेती है और रोने लगती है, जिसकी वजह से सेबास उसे इमोशनली समझाता है। जहाँ पे सेबास और उसके असिस्टेंट पे थोड़ी सी बहस हो जाती है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये ब्रायन का एक सपना है जिस पे वो हार गया था और अब अचानक से उठने पर वो खुद को गैजेफ के घर पर पाता है। गैजेफ बताता है कि तुम सड़क पर भीगे हुए हालत में पड़े थे तो मैं तुम्हें उठाकर अपने घर लाया। अब यहाँ पास से वो बताता है कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की है, मॉन्स्टर हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं और मैं अब लोगों के लिए मर चुका हूँ क्योंकि मैं अब एक वॉरियर नहीं रहा। ये कहते ही वो गैजेफ की तरफ से मुंह हटा लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बाहर का सीन जहाँ पे दो गार्ड्स पहरेदारी कर रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई नाइफ से हमला करता है और उनकी सोल को ले लेता है और उन्हें एज अ ज़ॉम्बी काम करने के लिए भेज देता है। यहाँ पर से दो लड़कियों के बीच में एक लड़की आती है। क्या होता है वो इन दोनों लड़कियों को कहती है जल्द से जल्द उस चीज़ को ढूंढो। अब ये क्या ढूंढ रहे हैं वो तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये लोग पूरे खेत पर आग लगा देते हैं जहाँ पे दूर खड़े दो औरतें या फिर दो लड़कियां देख रही होती हैं। जहाँ पे वो बात करते हैं कि वो शायद से गांव वाले मारे गए होंगे और वो इसकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें 8 फिंगर्स के ऑर्डर को मानना ही होगा। अब ये 8 फिंगर्स कौन है ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। कि तभी वहाँ पर तोआरी आती है और बताती है इस पर्चे को पढ़ो, जहाँ पे उसे पढ़ने पर पता चलता है कि उन्हें एक जगह पर जाकर मिलना है। उन दोनों लड़कियों का नाम, एक का नाम टिया और एक का नाम टीना है। जिसके बाद वो सीन कट हो जाता है और हमें मैजिक कास्टर की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे 8 फिंगर्स की काफ़ी बड़ी अफवाह उड़ी होती है और सभी लोग उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सभी मैजिक कास्टर एक एक करके बातें करना चालू करते हैं और सभी हेड से कि उनके शहर में या फिर उनकी एरिया में क्या चल रहा है। जिस पर एक बंदा जिसका नाम जीरो है वो बातें करते हैं और दोनों के बाद से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही काफ़ी अच्छे वॉरियर हैं और ये लोग मजाक ही कर रहे होते हैं। यहाँ पास से इन सभी लोग को दिखाया जाता है और जीरो की एक सीविल स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। थैंक यू।